नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृतिका का पाठ 2, जॉर्ज पंचम की नाक। इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर जी ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर आदि प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। इन्होंने सारा आकाश, अमानुष, आंधी, सौतन की बेटी, लैला और मौसम आदि फिल्मों की पटकथा भी लिखी। साथ ही दूरदर्शन के धारावाहिकों में चंद्रकांता, युग, बेताल, पचीसी, आकाश गंगा, रेत पर लिखे नाम आदि का लेखन कार्य भी किया। इनकी रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। प्रस्तुत पाठ एक व्यंग्य रचना है और सरकारी व्यवस्था पर करारी चोट की गई है। इसके माध्यम से लेखक ने उन भारतीयों पर कटाक्ष किया है जो मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम हैं। जॉर्ज पंचम की नाक ही इस पाठ का मुख्य विषय है। जॉर्ज पंचम की नाक के ना रहने से महारानी के नाराज होने का डर था और हिंदुस्तान की नाक को बचाने के लिए जॉर्ज पंचम की नाक को लगाना बहुत ज़रूरी था। इस पाठ में इसी विषय को उठाया गया है। बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। शाही दौरे के लिए जो तैयारियां हो रही थी, उनकी खबरों से सारे समाचार पत्र भरे हुए थे। रानी के दर्जी की परेशानी थी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब और क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी, जो कि जासूस भी था, उनसे पहले ही इस महाद्वीप का दौरा करने वाला था, क्योंकि यह कोई मजाक नहीं था कि महारानी एलिजाबेथ यहाँ दौरे पर आ रही थी। जमाना बिल्कुल नया था, इसीलिए फोटोग्राफरों की फौज भी तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में छपी खबरें अगले दिन हिंदुस्तानी अखबारों में नज़र आती। रानी ने नीले रंग का सूट बनवाया, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया। 400 पौंड उस सूट पर खर्च हो गया। रानी की जन्मपत्री भी छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे। उनके नौकरों, खाना पकाने वाले खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। यहाँ तक कि शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। चारों तरफ बहुत धूम मची हुई थी। राजधानी में भी खूब तहलका मच रहा था। रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, इसलिए कुछ तो होना चाहिए। कहा गया कि वह महारानी दिल्ली आ रही हैं, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर युद्ध लड़ चुके हैं। कुछ तो होना चाहिए। देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। सड़कें नई बन गई। इमारतों ने कोमल स्त्री की तरह श्रृंगार किया। सब कुछ होता जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी एक मुश्किल थी जॉर्ज पंचम की नाक। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। एक समय इस नाक के लिए कई आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे। चंदा जमा किया गया था। नेताओं ने भाषण दिए थे। अखबारों में इसकी कई खबरें छपी। जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, इस बात पर बहुत बहस हुई। हर राजनीतिक आंदोलन की तरह कुछ लोग इसके पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। उनकी ताकत दोनों तरफ थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए
हथियारबंद पहरेदार नियुक्त कर दिए गए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए। उन्हें शानो शौकत से उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। उसी जमाने में एक घटना घट गई। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और मूर्ति की नाक चली गई। इस बात से परेशानी बढ़ गई कि रानी आए और जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक ना हो तो बुरा लगेगा। देश का भला चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई और सभी इस बात से सहमत थे कि अगर मूर्ति की नाक नहीं है तो हम सबकी इज्जत नहीं रहेगी। तब एक सभा बुलाई गई और दिमाग पर जोर डाला गया और यह निर्णय लिया गया कि किसी भी तरह से इस मूर्ति की नाक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नाक नहीं होगी तो हम सबकी इज्जत नहीं रहेंगी। इसलिए एक मूर्तिकार को शीघ्र ही दिल्ली में हाजिर होने का हुक्म दिया गया। मूर्तिकार ने वहां आकर सब लोगों के चेहरे देखे। उन चेहरों पर अजीब सी परेशानी थी। कुछ के चेहरे लटके हुए थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास भी थे। उनकी हालत देखकर कलाकार की आंखों में भी आंसू आ गए। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने यह सुनकर कहा कि जो नाक लग जाएगी, परंतु इससे पहले मुझे यह बताइए कि यह मूर्ति कब और कहाँ बनी थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और नज़रों में ही एक दूसरे पर यह जिम्मेदारी डाली कि इस बात का उत्तर देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बाद में एक क्लर्क को इस बात की छानबीन करने के लिए कहा गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों को खोला गया, परंतु कुछ भी पता नहीं लगा। क्लर्क ने लौटकर बताया कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। क्लर्क की बात को सुनकर हुक्म देने वाले उदास हो गए। एक विशेष कमेटी बनाई गई और उसे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम करना ही होगा। नाक लगाने का कार्यभार उस कमेटी को ही दे दिया गया। मूर्तिकार को फिर से बुलाया गया। उसने हल निकाला कि वह हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाएगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाएगा। कमेटी के सभी सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने बड़े गर्व से कहा कि हिंदुस्तान में हर चीज़ मिल जाती है, खोज करने की ज़रूरत है और मेहनत करने से उसका फल अवश्य ही मिलता है। आने वाला ज़माना भी खुशहाल होगा। उनका यह छोटा सा भाषण फौरन ही अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह निराश होकर वापस आया और उसने यह खबर दी कि यह पत्थर कहीं भी नहीं मिला, शायद यह पत्थर विदेशी है। तब सभापति ने गुस्से में आकर कहा कि विदेशों की सारी चीज़ें तो हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। पहले तो मूर्तिकार चुप खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि उसके पास एक तरीका है, परंतु यह बात अखबार वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सभापति की आंखों में फिर से चमक आ गई। कमरे के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियों में से वह नाक उतार ली जाए जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर ठीक बैठे। सभापति ने धीमे से कहा कि यह काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए। तब मूर्तिकार देश के दौरे पर निकला। उसके पास नाक का नाप था। उसने सारे देश की मूर्तियों का अवलोकन किया। नाप का माप लेने के लिए वह दिल्ली से बम्बई पहुंचा, वहां से गुजरात, फिर बंगाल की ओर भी चला। उसके बाद बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की तरफ आया, मद्रास में पहुंचा, मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करते हुए पंजाब पहुंचा और वहां के सभी नेताओं की लाटों का सामना करते हुए वह वापस दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल प्रस्तुत की
कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, अर्थात पूरे हिंदुस्तान में घूम आया, परंतु मुझे किसी भी नाक का नाप इस नाक के बराबर नहीं मिला। सभी नाक जॉर्ज पंचम की इस नाक से बड़ी निकली हैं। यह सुनकर सब निराश हो गए। तब मूर्तिकार ने सबको दिलासा देते हुए कहा कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाक ही फिट हो जाए। यह सोचकर वह वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी निकली। राजधानी में सब तैयारियां हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति को साफ किया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका, पर नाक नहीं थी। बड़े बड़े अधिकारियों तक यह बात पहुंची। सब परेशान कि जॉर्ज पंचम के नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। इससे तो अपनी ही नाक कट जाएगी, अर्थात बदनामी हो जाएगी। मूर्तिकार पैसे से लाचार था, परंतु हार मानने वाला कलाकार नहीं था। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी पहले वाली शर्त दोहराई। कमरे के दरवाजे बंद हुए। फिर मूर्तिकार ने अपनी नई योजना प्रस्तुत की। उसने कहा कि नाक लगाना जरूरी है, इसलिए देश की 40 करोड़ जनता में से किसी एक की जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। मूर्तिकार की इस बात को सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभापति ने थोड़ी देर के बाद सबकी तरफ देखा और सबको परेशान देखकर मूर्तिकार चौंक उठा। उसने धीरे से कहा कि किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाक चुनने का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे सिर्फ आपकी इजाज़त चाहिए। वहाँ उपस्थित लोगों में कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इसकी इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा था कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों को तैनात किया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसमें ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूख ना जाए। इस बात की जानकारी जनता को नहीं थी। रानी के आने का दिन भी नज़दीक आ रहा था। मूर्तिकार अपने ही बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी और उसे मदद मिल भी गई। और वह दिन भी आ गया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कहीं से भी पत्थर की नहीं लगती। लेकिन सभी अखबार वालों ने इसका विरोध किया। उस दिन के अखबार में और कोई भी खबर नहीं थी। ना तो देश में किसी उद्घाटन का समाचार था, ना ही किसी ने कोई फीता काटा था। कोई सार्वजनिक सभा भी नहीं हुई थी, किसी का स्वागत भी नहीं किया गया था, कोई मानपत्र भी भेंट नहीं किया गया था, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र भी नहीं छपा था। अर्थात सारे के सारे समाचार पत्र खाली थे। उसमें केवल एक यही खबर थी कि जॉर्ज पंचम के एक ऐसी नाक लगाई गई है जो पत्थर की नहीं लगती। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। लेखक पाठकों के विचार के लिए अंत में प्रश्न छोड़ देते हैं, क्योंकि नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए, लाट के लिए। इस व्यंग्य में कमलेश्वर जी ने सरकारी तंत्र की क्रूरता को जॉर्ज पंचम की नाक के बहाने पाठकों के सामने स्पष्ट किया है। जिंदा नाक किसी जिंदा आदमी की ही रही होगी। वह आदमी इस सरकारी व्यवस्था का शिकार बना और उसकी कोई भी खबर अखबारों में नहीं थी।